नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास और ताजा तरीन बुलेटिन की ओर। बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम राजधानी वापस लौटे। भूपेश बघेल के स्वागत में एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी वहां मौजूद रहे। वहीं एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर भूपेश बघेल के पक्ष में नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, दांव के साथ खड़ा हुआ है के नारों के करीब आधे घंटे तक एयरपोर्ट का परिसर गूंजता रहा। वहीं भूपेश बघेल के एयरपोर्ट पहुंचते ही 10 से अधिक विधायकों और 2 मंत्रियों ने उनका स्वागत किया तो कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि किसान का बेटा सीएम है, यहाँ किसान की सरकार है, आदिवासियों की है, मजदूरों की है, छत्तीसगढ़ के लोगों की है। 2.5 साल वाले मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि जो 2.5 साल का राग अलाप रहे हैं वो राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं। सोनिया जी और राहुल जी का आशीर्वाद जब तक है तब तक मैं सीएम रहूंगा, वो जिस दिन कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। कल राहुल जी से, वेणुगोपाल जी से, पुनिया जी से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, यहाँ के जो विकास है उसके बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई और उन्हें यहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीतिक अस्थिरता को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राजधानी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई अनेक मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने शराबबंदी को लेकर जो समिति बनाई है उस समिति की शराबबंदी को लेकर 2.5 साल में सिर्फ 2 बैठकें हुई हैं। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार की मंशा शराबबंदी को लेकर आखिर क्या है। शराबबंदी को लेकर के अभी राजनीतिक समिति जो बनाई गई है उसकी बैठक हुई। उस बैठक में सारी चर्चा हुई है, सारी बातें हुई है, केवल शराबबंदी के विषय में बात नहीं हुई है जिसके लिए समिति बनाई गई है। 2.5 साल के कार्यकाल निकल गए, ये दूसरी बैठक थी। समिति बनाने के बाद में 2 साल में 2 बैठक। इससे शराबबंदी को लेकर के सरकार की गंभीरता नजर आ रही है कि शराबबंदी को लेकर के सरकार कितने गंभीर है। वास्तविक में जिस प्रकार से ये केवल बहाना लगातार खोज रही है, जन जागरण करना है, ये आपको कौन रोका है? 2.5 साल तक आप क्या करते रहे? और मुख्य इसका आशय है किसी भी प्रकार से कैसे भी करके कि शराब इनके चालू रहे और इनकी कमाई का जो जरिया है वो बंद ना हो, ये इसका मुख्य कारण है। और ये इसकी सरकार की नियत ठीक नहीं है, वादा खिलाफी जनता से कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग के द्वारा पोषण टैंकर ऐप डाउनलोड करके डेली रिपोर्ट अपलोड किए जाने के दबाव पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीला भेड़िया ने कहा कि ये केंद्र की योजना है और हमारे यहाँ कुछ लोगों को मोबाइल नहीं दिया गया है। साथ ही लोगों द्वारा न्यायालय में शिकायत की गई थी, जिससे लेकर ये योजना शिथिल है। नहीं, अभी उसमें शिथिलता कर दिए हैं। अगर ऐसा स्थिति है, कई बार क्या है नेट की भी प्रॉब्लम होती है और किसी के पास मोबाइल भी बहुत लोगों के पास नहीं है, तो अभी हम लोगों ने ये मना कर दिया है। केंद्र से ही आया था कि ट्रैक करना है मोबाइल के माध्यम से, पर हमारे यहाँ कोर्ट में भी चले गए थे कुछ, तो कोर्ट से भी आदेश हो गया है और अब हम लोग इसमें शिथिलता बरतते हैं। अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों का 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब में जारी है। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त अस्थायी कोविड कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सभी कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना काल के दौरान अस्थायी रूप से भर्ती स्वास्थ्य कर्मियों को
कार्य पर निरंतर रखा जाए एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। ये निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश को देखा जा रहा है तो प्रदेश स्तर पर अधिकतर जिलों में हमारे लोगों को टर्मिनेट कर दिए हैं। हमारे इस कोविड जैसे वैश्विक महामारी में हमारे लोगों ने अपने आप को ध्यान में न रखकर सेवा दिए हैं। पोस्ट जो खुला था 3 मंथ के लिए खुला था, 3 माह के बाद 3 महीने से 6 महीने, 6 महीने से 9 महीने से धीरे धीरे बढ़ाया गया। हमारे लोगों ने निरंतर सेवा दी है। अभी कोविड की दरें कम होने के कारण हमारे प्रदेश के अधिकतर जिले के लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि वो सब बेरोजगार हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यहाँ आने से पहले प्राइवेट सेक्टरों में काम चल रहे थे, अच्छे खासे काम चल रहे थे और अर्थोपार्जन जीविका चल रही थी। अभी देखा जा रहा है कि सब पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए, तो सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे सभी लोगों को कार्य पर निरंतर रखा जाए। इस बीच हमें बहुत सारी दिक्कतों का, बेरोजगारी सबसे बड़ी है हमारी, जो दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारे जितने भी कोविड कर्मचारी साथी हैं उनके भी घर परिवार है जिनको फाइनेंशियली रूप में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे हैं जहां अभी तक सैलरी तक नहीं दिया गया है 3-4 महीने से काम करने के बाद भी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है इस चीज़ से। अब रुख करते हैं जांजगीर चांपा से जुड़ी खबर की। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती नगर में खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कृषि विभाग के उप संचालक ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मेसर्स ज्ञानी राम चंदगी राम की 4 दुकानें समेत खाद के गोदामों को सील कर विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उप संचालक की इस कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि जिले के कलेक्टर ने किसानों को खाद उचित मूल्य में उपलब्ध कराने के लिए सभी विकास खंड में आरईओ को नियुक्त किए हैं। बावजूद इसके यदि अधिक कीमत पे खाद बेचने की सूचना मिलेगी तो निश्चित ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हमारा लगातार अभी हमारा टीम के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। सख्ती में शिकायत हुआ है तो अधिक दाम पे खाद का बिक्री कर रहे हैं। साथ ही जो है ना रिकॉर्ड वगैरह मेंटेनिंग पीओएस मशीन में जो है मेंटेनिंग कर रहे हैं। इस पे हमारे टीम और वहाँ के जो रैना मैडम है उनके और हमारे कृषि विभाग के टीम ने एक नहीं 4 प्रतिष्ठान पर छापा मारे और उसको सील कर दिया गया। सही सत्यता पाए जाने पर यहाँ हमारा रिपोर्ट देने पर हम जो है ना उसको निलंबन भी कर दिए हैं। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ व SCERT के ACCL प्रकोष्ठ द्वारा 3 दिवसीय आवासीय कार्यशाला की शुरुआत आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर में की गई। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रौढ़ प्रशिक्षार्थियों में प्रवेशिका निर्माण की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में अलग अलग संभाग के ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि रखते हैं। जो लोग शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर हैं और जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए हैं और जो अपनी प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं, उनको शिक्षित करने के लिए, जो आने वाले भविष्य के लिए देखा जाए तो वो बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, तो घर में बच्चों को पढ़ा भी सकें, ऐसे पालकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलता है। और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जो पहले साक्षर किए जाने के लिए जो किताबों का उपयोग होता था, पुस्तकों का उपयोग होता था, उन पुस्तकों में ऐसे पाठ्यक्रम लाए जा रहे हैं जो कि ज़्यादा उपयोगी हो, जो उनके लिए व्यवहारिक हो। इन किताबों के लिए एक प्रवेशिका बोलते हैं हम लोग, प्राइमर, उसके निर्माण की कार्यशाला हो रही है। जशपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी महिला व स्व सहायता समूह के सदस्यों ने जैविक और अजैविक कचरे को आय का साधन बनाने के बाद अब कांच की टूटी फूटी बोतलों और कांच के जोखिम वाले कचरों का बेहतर उपयोग करके पंचायत को भारी भरकम खर्च से छुटकारा दिला रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी इन महिलाओं द्वारा लगभग 100 कस्बों में डोर टू डोर कचरा एकत्रित किया जा रहा है। इन महिलाओं द्वारा गांव और कस्बों को स्वच्छ रखकर पेड़ों की छांव तले बैठने के लिए चबूतरे भी बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता दीदी लोग गांव-गांव जाके कचरा इकट्ठा करते हैं और उसमें से प्लास्टिक बाटल और कांच बाटल मिलता है, उसमें चबूतरा निर्माण किए हैं और गांव के लोग आकर उसमें बैठते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चबूतरे के निर्माण के काम में कांच की टूटी फूटी बोतलों के बेहतर ढंग से उपयोग कर बेहद मामूली लागत से काफी आकर्षक चबूतरे तैयार हो रहे हैं।
जिला पंचायत अधिकारी KS मंडावी का कहना है कि जोखिम भरे कचरे का चबूतरे के निर्माण में बेहतर उपयोग कर पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में इसका लाभ लिया जाएगा। इधर कलेक्टर महादेव कावरे ने भी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं की सूझबूझ की सराहना की है। जसपुर जिला में 217 SLNWM निर्माणाधीन है, जिसमें का 88 पूर्ण हो चुका है, बाकी सतत जारी है। इसमें हमारे स्व सहायता समूह के बहनें लोग लगी हैं, उनके द्वारा कचरा का कलेक्शन करके उसको सॉर्टिंग करते हैं और उसको आजीविका के संसाधन के रूप में भी उसको काम कर रहे हैं। एक प्लास्टिक यूनिट का भी काम प्रक्रियाधीन है। मैं बताना चाहूँगा कि कचरा को संसाधन के रूप में बनाने के लिए और महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए कचरा प्रबंधन का कार्य जिले में बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। VIP न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर आपकी पैनी नजर। VIP न्यूज सच का आईना सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। VIP न्यूज सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की। VIP न्यूज। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये एक नया शब्द इन दिनों चलन में है। दरअसल पहले जब कोई सरकारी संपत्ति बिकती थी या प्राइवेट सेक्टर में जाती थी तो उसको निजीकरण हम कहते थे। अब इसका एक नया नाम आया है, उसको मौद्रीकरण नाम देकर सरकार ने विभिन्न क्षेत्र की जो सरकारी क्षेत्र की संपत्तियां हैं उनको निजी हाथों में सौंपने जा रही, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए इससे जुटेंगे। सरकार का यह कदम कोई अप्रत्याशित नहीं है। जो भाजपा की रीति नीति को जानते हैं वो जानते हैं कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, निजीकरण को लेकर उन्होंने अतिरिक्त रूप से उत्साह दिखाया है। वाजपेयी जी के कार्यकाल में बाकायदा विनिवेश को लेकर एक पृथक मंत्रालय तक खोला गया था। आर्थिक उदारीकरण के राजनीतिक विचार को राष्ट्रीय उत्थान के सामाजिक दर्शन के रूप में प्रचारित किए जाने के साथ ही निजीकरण को रामबाण नुस्खे की तरह मान लिया गया और भाजपा सरकार ने जिस तेजी और बेझिझक होकर इसे अपनाया और जिस तरह का दुस्साहस दिखाया, तो ये तय था कि जो सरकारी संपत्तियां हैं वो बिकेंगी। सवाल ये था कि ये बात बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया। तो यदि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये 70 साल में जो प्रॉपर्टी बनी है वो कैसे बिक रही है और इस प्रॉपर्टी के बेचने से इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी। दरअसल अगर जब कोई चीज़ निजीकरण होगा तो उससे निश्चित रूप से राष्ट्रीय क्षति होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करेगा वो मुनाफे के लिए करेगा और इसका भार निश्चित रूप से आम जनता पे आएगा। चाहे आज ये कह रहे हूँ कि हम 4 साल के लिए किराए पर दे रहे हैं, पर कोई चीज़ 4 साल के लिए किराए पे नहीं दी जाती। हमने अपने छत्तीसगढ़ में देखा है कि बालको जो था वो इसी तरह से दिया गया था और आज उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कब्जा है, कहने को सरकार भी उसमें है, पर ये एक नमूना था जो 2001 में हुआ था। अब रेलवे की बात चल रही है
कि रेलवे को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसमें रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है और रायपुर का एयरपोर्ट भी ये निजी हाथों में जाने वाला है। तो जब ये चीज़ें निजी हाथों में जाएंगी तो निश्चित रूप से, जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि चाहे निजी स्कूल हों, चाहे निजी अस्पताल हों, ये सारे मुनाफा कमाने में लगे हुए थे और अंततः जो गरीब आदमी था उसके पास एकमात्र चारा था कि वो सरकारी व्यवस्था में जाए। अब चूंकि सरकारी व्यवस्था यहाँ से हट रही है और कहा जा रहा है कि जो उपक्रम उन्हें बाद में सरकार वापस ले लेगी। सरकार के हाथ से जो चीज़ एक बार जाएगी क्या वो लौट के आएगी? पर अभी जो कुछ वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बयान दिया है उससे तो ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब निजी हाथों में जाने वाला है। तो सवाल ये है कि ये जो निजी हाथों में जा रहा है और जिसको कहा जा रहा है कि हम संसाधन भी जुटाएंगे और उसको लाभ में बनाएंगे, तो ये सब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि निजी व्यक्ति यदि कोई चीज़ को, जो सरकारी व्यवस्था है, वैसे तो जो उपक्रम इनको दिए जा रहे हैं वो पहले से ही लाभ में है। अगर हम रायपुर स्टेशन की बात करें तो लाभ में है, हम अगर एयरपोर्ट की बात करें तो लाभ में है। वो सारे उपक्रम जो लाभ में हैं, अगर उसकी परिसंपत्तियाँ निजी हाथों में जाएगी और निजी व्यक्ति यदि उसमें पूंजी निवेश करेंगे तो वो केवल पूंजी निवेश करने के लिए पूंजी निवेश नहीं करेंगे, वो अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर पूंजी निवेश करेंगे। सरकार जिन रोड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट को लीज पर देगी और बोलती है कि हमारे पास उसका मालिकाना हक हमारे पास रहेगा, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि लीज आखिर कितनी अवधि के लिए जाएगी? क्या 50 साल के लिए रेलवे स्टेशन की ज़मीन दी जाएगी या 100 साल के लिए निजी हाथों में सौंपी जाएगी? क्या दीर्घ अवधि की ये लीज संपत्ति बेचे जाने से कम है? 400 रेलवे स्टेशन, 900 पैसेंजर, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर की ट्रैक लीज पर दिया जाना है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों के रेलवे संचालन का भी काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। देश भर के जो रेलवे के 265 गुड्स सेट्स हैं, 673 किलोमीटर की DFC जो है वो भी निजी क्षेत्रों में दी जाएगी। चुनिंदा रेलवे कॉलोनियाँ, रेलवे के 15 रेल स्टेडियम, खेल के बहुत सारे स्टेडियम, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मिशन है, ये बहुत सारे सेक्टर को कवर करेगा, जिसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पावर ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, बहुत कुछ शामिल है। सवाल ये है कि ये सारी जो पैसे इससे आएंगे, इसका उपयोग कहा जा रहा है कि अधोसंरचना निर्माण में किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया था कि रेलवे को कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसी तरह का भरोसा वाराणसी, बनारस, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, उन्होंने भी कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और इसमें विदेशी और निजी पूंजी का इस्तेमाल भी जो है नहीं होगा। अपनी बात भावनात्मक लहजे में अपने वोटरों से कहने वाले प्रधानमंत्री अब निजीकरण को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन साथ साथ रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय लोगों को लग रहा है कि दरअसल नाम बदल बदल कर चीज़ों को बेचने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। देश में 70 सालों में जो कुछ सरकारी क्षेत्र में हासिल हुआ है उसको निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। अंततः जब निजी क्षेत्र में कोई चीज़ जाती है तो उसका भार उपभोक्ता पर, आम जनता पे पड़ता है। ये हमारे सबके अपने अनुभव कहते हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ें निजी हाथों में और जाएगी और एक आम आदमी का सड़क पे चलना, रेल पे चलना, हवाई जहाज़ पे चलना, अस्पताल में इलाज कराना, सब कुछ महंगा होगा और हम अपनी सारी परिसंपत्तियाँ भलाई मोनेटाइजेशन के नाम से कहें कि हम थोड़े समय के लिए दे रहे हैं, वो अंततः निजी हाथों में चली जाएंगी। राजधानी की छवि पर अपराधी रोज बट्टा लगा रहे हैं। पुलिस का खौफ बदमाशों पर लगता है जैसे गायब हो गया है। हर रोज एक तरफ हत्या तो दूसरी तरफ चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है। लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं से रायपुर क्राइम कैपिटल बन रहा है। रायपुर में बढ़ते आपराधिक घटना जहां पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं राजधानी के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। शहर में बीते 3 दिनों में 3 हत्या हुई तो 5 चाकूबाजी की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। रायपुर पुलिस रोज रात को चेकिंग कर रही है, मगर इसका फायदा किसी भी एंगल में नजर नहीं आ रहा।
हत्या लूट की वारदातें अक्सर रात को ही हो रही है। ऐसे में आम लोगों के मन में भय आना स्वाभाविक है। नहीं, अभी पिछले 2-3 दिन में कुछ चाकूबाजी की वारदातें हुई है और जितने भी वारदात हुई है उस सभी में आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले घटना के 4-5-6 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पहले भी जो घटनाएं हुई हैं सभी में आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो अधिकांश घटनाओं के पीछे जो तात्कालिक जो आवेश में आकर और नशे को लेकर के घटनाएं हुई है तो उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं और इस पर नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते अपराध के कारण लगातार पुलिस की आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी ओर रायपुर पुलिस का यह दावा है कि चेकिंग अभियान के जरिए अपराधियों के मन में डर पैदा करने का काम किया जा रहा है। अब पुलिस आने वाले दिनों में अपराधियों से और सख्ती से निपटने की बात कह रही है। चेकिंग अभी देखिए ये सब घटनाएं हो रही है, उसके पहले भी हमने चेकिंग अभी लगातार शुरू किया हुआ है और चेकिंग भी अभी कंटिन्यूअस चलते रहेगी और सभी एरिया में जो सुनसान एरिया हैं, तालाब के किनारे हैं और जो अड्डेबाज हैं सभी पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। लगातार नशा के विक्रेताओं पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और इसको नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन चाकूबाजी मंगाने वालों पर पहले भी उनके चाकू जमा कराए गए थे, अभी फिर से लिस्ट मांगी गई है, अभी उनके फिर हथियार उनके जमा कराए जाएंगे। हाँ, सभी घटनाओं का अलग अलग कारण है, लेकिन नशे के कारण कुछ घटनाएं हुई हैं तो उस पर भी हम नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी में पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर आला प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती है। वीवीआईपी ड्यूटी के नाम पर पुलिस की सायरन मूवमेंट के साथ दिन भर सुनाई देता है, मगर इन सब के बीच पुलिस की न तो धौंस नजर आ रही, न ही भय दिख रहा। लोग छोटी छोटी बात पर हत्या करने आमदा हो गए हैं। ऐसे में पुलिस को अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। आयकर विभाग की टीम ने आज ओरियंस फेरो अलायंस के संचालक नितिन अग्रवाल की राजधानी रायपुर स्थित ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि कर चोरी की सूचना पर आयकर के करीब 12 से अधिक अधिकारी सुबह 6 बजे से नितिन अग्रवाल के अनुपम नगर स्थित घर और उरला स्थित फैक्ट्री में मौजूद रहकर जांच कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान नितिन अग्रवाल की पत्नी को विभाग की 2 महिला अधिकारियों ने सिविल लाइन स्थित IDBI बैंक से ले जाकर खातों की जांच की। सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि ये कार्रवाई प्रदेश के आयकर टीम की नहीं है, बल्कि इस कार्रवाई के लिए विशाखापट्टनम से अधिकारियों की टीम बुलाई गई है। वहीं संभावना है कि टीम अगले कुछ दिन यहां रहकर और अन्य जगहों पर कार्रवाई कर सकती है। पर्यावरण एवं नगरीय प्रशासन विभाग में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर नौकरी करने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में उरला पुलिस आरोपी राजेंद्र सिंह राणा के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भोपाल का रहने वाला है। पिछले 1 साल से सरोरा में अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा था। इसी दौरान उसने आधा दर्जन बेरोजगारों से खुद को नगरीय प्रशासन विभाग में होने की बात कहकर नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए हैं। वहीं मामले में दिलचस्प बात यह है कि आरोपी की पत्नी ने उसके गुम होने की शिकायत थाने में दर्ज की थी। उरला थाने में ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अभियुक्त है राणा करके, उसने नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की गई है। अभी 6-7 लोग सामने आए हैं जिनसे नौकरी लगाने के नाम पे अलग अलग रकम लिया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की पत्नी ने आरोपी पर गुम इंसान का भी एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि उसका पति कहीं बाहर चले गया है। तो दोनों मामलों में पता तलाश किया जा रहा है। अभी तो 6-7 लोग सामने आए हैं, इसमें अभी और अन्य लोगों से भी ठगी करने की जानकारी मिली है। अभी जब सभी का बयान होगा, सभी पूछताछ की जाएगी तो राशि स्पष्ट हो पाएगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रशासन ने आज घड़ी चौक में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट गार्डन में इकट्ठा होकर घड़ी चौक में प्रदर्शन करने वाले थे। वहीं पुलिस कलेक्ट्रेट गार्डन पहुंचकर अभ्यर्थियों को धरना स्थल ले गई, लेकिन इसी दौरान एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों का गुस्सा मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारियों पर फूट पड़ा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 साल पहले एसआई भर्ती का विज्ञापन निकला था। इतना लंबा समय हो गया, अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सरकार को बार बार ज्ञापन देते देते हम थक चुके हैं। आज हम भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर भीख मांगने वाले थे, लेकिन प्रशासन हमें अनुमति नहीं दे रहा। हम आपको बता दें कि अभ्यर्थी 2018 में जारी हुए एसआई भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले काफी दिनों से अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया 2018 के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
पिछले 3 साल से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और उसी के मांग को लेकर अलग स्तर पर प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। ये अभ्यर्थी यहाँ पर कलेक्ट्रेट गार्डन में पहुँचे हुए हैं और कुछ देर बाद ये घड़ी चौक में जाकर एक नाटकीय ढंग से प्रदर्शन करने वाले थे, वहाँ पर भीख मांगने वाले थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची और उन्हें प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर रोक दिया गया है, क्योंकि जिस जगह ये प्रदर्शन करने वाले थे वहाँ पर अनुमति नहीं दी थी। आप देख सकते हैं, जिसके बाद पुलिस के जो टीम है, जो आला अधिकारी हैं, वो अभ्यर्थियों को अब यहाँ से उठा रहे हैं और धरना स्थल जाने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले थे, 3 साल हो गया लगभग आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। सर, जैसे कि आप लोगों सभी को पता है, 23 अगस्त 2018 को ये भर्ती निकली थी 655 पोस्ट के लिए। 1,27,402 लोगों ने लगभग इसके लिए फॉर्म भरा था। एक व्यक्ति के पीछे 1600 का कॉस्ट हुआ है, अगर फीस लिया गया है तो सोचिए ये पैसा कहाँ गया। ये भर्ती रोकने का मुख्य उद्देश्य कहीं पैसा तो नहीं है। अगर आप पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो फिर ये हज हाउस बनना, ये इतने सारे पुल निर्माण होना, दुनियादारी के विकास के कार्य किस काम से? अगर युवाओं का ही विकास नहीं हो रहा है तो आप छत्तीसगढ़ का कैसा विकास करेंगे? रोड रास्ते आप देख रहे हैं कैसे हैं, पहले से बने हुए हैं, सारी चीज़ें की व्यवस्थाएं हैं आपके पास। यदि और आप युवाओं को अपनी नौकरी नहीं देंगे तो युवा क्या यहाँ से बाहर पलायन नहीं करेंगे? आप बताइए, अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन आप लोगों ने कर लिया है, पिछले दिनों भी यहाँ पर घड़ी चौक पर आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन आगे प्लान क्या रहेगा और सरकार से कोई बातचीत हो रही है क्या आप लोगों? सरकार हमारे बातचीत बिल्कुल नहीं सुन रहा है, पूरा हर एक बात को इग्नोर करते जा रहे हैं, जैसे वो बहरा हो गया इस टाइप का हरकत कर रहा है। और देखा जाए तो हम इससे अभी तो हम सिर्फ मुखाग्र बताए थे कि 40 और 50 लोग आएंगे ज़्यादा, तो हमारे इसी प्रदर्शन को रोकने के लिए रोक दिया गया है यहीं पे कि आंदोलन ही परमिशन नहीं दे रहे हैं ऐसे करके। अगर इसके बाद अगर हमको अभी परमिशन नहीं देगा तो हम आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे। कि अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उसको जल्द शुरू किया जाए और अलग अलग स्तर पर पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। आज घड़ी चौक पर प्रदर्शन के जरिए ये भीख मांगने वाले थे, लेकिन प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी और जिसके बाद इनको धरना स्थल जाने का सलाह दिया जा रहा है। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा, VIP न्यूज़ रायपुर। सिविल लाइन पुलिस ने व्यवसायिक लेन देन के विवाद के बीच दुर्ग के एक कारोबारी को बंधक बनाने के मामले में कटोरा तालाब निवासी 3 भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक दुर्ग निवासी राजवीर नयन का लकी ट्रेडर्स के संचालक पवन मेघानी, अमित मेघानी और अंकित मेघानी के साथ व्यापारिक लेन देन था। 2 दिन पहले राजवीर नयन लकी ट्रेडर्स पहुंचे थे, जहां उनके बीच विवाद हुआ। इसके बाद तीनों भाइयों ने राजवीर को बंधक बना लिया और उनसे करीब 50,000 रुपए वसूल किए थे। इसके बाद राजवीर ने मामले की शिकायत पुलिस में की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इसमें एक शिकायत आई थी कि उसका मतलब उनका कुछ पैसे का लेन देन का विवाद था, उसको विवाद को लेकर वो यहाँ पे आया था, तो पैसे की मांग करके लोग उसको वहाँ पे अपने साथ बिठा लिए थे, दरवाज़ा बंद कर दिए थे। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। हाँ, मारपीट भी करने की शिकायत उसमें आई है, तो उसमें भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गुढ़ियारी थाना पुलिस ने इलाके में गांजे की बिक्री में संलिप्त 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 किलो गांजा बरामद कर सभी के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहन राजपूत उर्फ मोहन नेपाली इलाके का पुराना बदमाश है। उसके कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसी प्रकार अन्य 2 युवक महेश पथोड़े और करण दास मनिकपुरी के पास से भी 2 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया। सभी आरोपी पुराने बदमाश हैं और नशे के कारोबार में काफी समय से लिप्त हैं। अपना काली मंदिर के पास मुखबिर गांजा बेचने की तलाश में घूम रहे थे, एक्टिवा वाहन में गांजा लेकर। इस सूचना पर दबिश देकर कार्रवाई की गई है। 7 किलो गांजा के साथ 3 आरोपियों को एक्टिवा वाहन सहित गिरफ्तार किया गया है और अपराध क्रमांक 221 धारा 20B NDPS के तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रस्तुत किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नशे के विरुद्ध लगातार मुहिम चलाई जा रही है। पूर्व में भी ये नशे के कारोबार में कई बार संलिप्त रहा है मोहन नेपाली और वर्तमान में भी इसके खिलाफ लगातार सूचनाएं मिल रही थी। काफ़ी दिन से इस पर प्रयास नज़र रखी जा रही थी। उसी अनुक्रम में कल ये कार्रवाई की गई। उस संबंध में तो उड़ीसा से लाना बताए हैं, इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। VIP न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।